चीज़ में जब आपने पहला कदम रखा था, तो वहाँ के लोगों ने आपको किस तरीके से लिया था? मैं पहला नहीं था, मेरे से पहले हजारों लाखों आचार्य पहुंचे हुए हैं। आपके अकॉर्डिंग योग कितनी गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकता है? बीपी ठीक करना है 10 दिन दे दो आप, थायराइड ठीक करना है 25 दिन हमें दे दो, पीसीओडी ठीक करना है 3 महीने हमें दे दो आप। हठ योगा आप करते हैं, थेरेप्यूटिक योगा करते हैं, ये क्या है और किस तरीके से ये लोगों को हेल्प करता है? सूर्य और चंद्र नाड़ी जो है, इड़ा और पिंगला जो है, उसको मिला के उसके प्राण को सुषुम्ना से मध्यस्थ नाड़ी से प्रवाहित करना हठ योग। आज की डेट में ना IVF काफी ज्यादा बढ़ गया है। मैं आपको ऐसी विधियां बता सकता हूं जिसमें आईवीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। द थिंग इज, मैं क्यों बताऊं? योगी आचार्य की पहचान कैसे हो? आप बच्चे नहीं हैं, आप अपने आचार्य का जब चयन करने जा रहे हैं, क्यों नहीं आप एक रैशनैलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो? क्या पूरी तरीके से हार्मोन को बैलेंस हम योगा के थ्रू कर सकते हैं? क्या फिर से वो खराब नहीं होगा अगर मेरी लाइफ में योगा रहा? नहीं होगा। अच्छा, अब मैं ये बात करती हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमारी से गुजर रहा है या कोई ट्रीटमेंट से गुजर रहा है। सपोज आज के डेट में ना IVF काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, ऑलमोस्ट 60-70% लेडीज़ को करवाना पड़ रहा है। लेकिन इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे रील्स आते हैं कि आप IVF करवा रहे हो तो ये एक्सरसाइज करो, ऐसे करो, ऐसे करो, 100% सक्सेस की गारंटी। लेकिन डॉक्टर्स उस समय बहुत हैवी एक्सरसाइज करने मना करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आप एक प्रूफ दे सकते हो लोगों को कि क्या करना चाहिए उस दौरान, कि क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो जानते नहीं हैं लेकिन फिर भी वो बता देते हैं करना, और उसका नुकसान भी होता है क्योंकि ऑलमोस्ट आप 2.5 से 3 लाख रुपए उसमें दे रहे हैं और आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर लेते हैं जो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो फिर तो दिक्कत हो जाती देखिए, है। मैं आपको ऐसी विधियां बता सकता हूं जिसमें आईवीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिना आईवीएफ के ही आप कंसीव करने की योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। द थिंग इज, मैं क्यों बताऊं? जब आप युवा थे, 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, आपके हाथ में सिगरेट था, आपको कूल बनना था, पता नहीं किसको आपको बड़ा शानदार दिखाना था। मैं अभी यह सेक्टर 62 नोएडा में, शाम को आप कभी जाइएगा टहलने, कंप्यूटर पे दिन भर कार्य करने वाली युवतियां हाथ में सिगरेट लेके, कोल्ड ड्रिंक लेके और सिगरेट पीती हुई एक दूसरे से बात करती हुई अक्सर दिख जाएंगी आपको। आप क्या समझती हैं कि वो सिगरेट बड़ा लाभकारी है क्या? वो महिलाओं के लिए इतना डिफिकल्ट होने वाला है। वो आपके फर्टिलाइजेशन रेट को तुरंत समाप्त कर देता है, तुरंत समाप्त कर देगा, एग्स के प्रोडक्शंस को तुरंत समाप्त कर देगा। नाउ द थिंग इज, योगाचार्य भी क्या करे आपको बता सकता है। आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये इसकी एक शब्द आया, मैंने पूछा, एक हमारी क्लाइंट थी कि क्या है, क्यों आप सिगरेट बार बार पीती हैं, चेन स्मोकर क्यों हो गए? मुझे उस समय भी पता चला कि चेन स्मोकर का तात्पर्य होता है जो लगातार सिगरेट पीता है हर आधे घंटे में। तो बोले उसकी तलब हो चुकी है। मतलब तलब क्या शब्द है? तलब का मतलब जिसके बिना नहीं रह पाते। पुरुषों के साथ में ये है, मैंने बताया ना कि महिलाओं का जो एग्स होता है, जो ओवम होता है, वो बड़ी कोशिका है, जनरली बहुत आसानी से जन्म नहीं लेती और एक प्रोसेस से गुजरती है। मासिक धर्म आता है, उसके कुछ समय के उपरांत एग्स बनते हैं और फिर वो रिलीज होना शुरू होता है। पुरुषों के साथ ऐसा नहीं है, पुरुषों का सप्त धातु का सिद्धांत है। तो यदि एक सिगरेट एक पुरुष पीता है 1 वर्ष तक और एक सिगरेट एक महिला पीती है 1 वर्ष तक, तो पुरुषों के मुकाबले होने वाली हानि महिलाओं में बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। यदि पुरुषों को सपोज कीजिए 100 रुपये की हानि में अगर पुरुषों को 50 रुपये की हानि है तो महिला को 90 रुपये की हानि है। ये है हानि। अब आईवीएफ आया इसके लिए कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हम बाहर ही एग्स को फर्टिलाइज करा देंगे और फिर बाद में इम्प्लांट कर देंगे। आपको सिर्फ सरोगेट करना है, या अगर आपके पास सरोगेसी भी नहीं है तो हम वो भी भाड़े पे ले सकते हैं। सरोगेट मदर का कॉन्सेप्ट आता चलता चला गया। होता क्या है कि हमारे आयुर्वेद के पास में इतनी शानदार योग्यता है कि वो आपको योग्य बना सकता है। आपके PCOS को, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स को, डिजीजेस को, डिसऑर्डर्स को, इन सब को समाप्त करने की क्षमता रखता है। तो आपको IVF की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। कुछ दवाइयाँ इसमें बड़ी शानदार हैं। पुरुषों का यदि स्पर्म काउंट घट गया, उसको ठीक करने की पूरी योग्यता है। महिलाओं के अंदर यदि ओवम की काउंटिंग्स खराब हो चुकी हैं, इरेगुलर पीरियड्स हो रहा है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, पेनफुल है, या फिर वो चाहती ही नहीं कि वो कंसीव करे अच्छे तरीके से, प्रॉपर वे में, तो
इन सब का वर्जन जो है वो हमारे योग शास्त्र और आयुर्वेद के पास है। हाँ, वो अलग बात है कि वो कैसे ठीक कर रहे हैं, वो तो मैं यहाँ से नहीं बताने को रहा, क्योंकि इसका नहीं, उसका सकारात्मक लाभ भी है तो नकारात्मक भी है, उसमें टीचर का इन्वॉल्व होना बहुत आवश्यक है। अब बची बात की एक्सरसाइज क्या करना है। तो देखिए, ये बात सही है कि अगर आपने आईवीएफ लेना शुरू कर दिया तो बहुत हैवी एक्सरसाइज से बचना चाहिए। यही हाँ, ट्रू, मतलब वो बताना हाँ, ज़रूरी है एग्जैक्टली, लोगों को। बहुत हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं ही करना है। इनफैक्ट आपको पेल्विक स्ट्रेच के आसन थोड़े बहुत कर लेने चाहिए, वो आपको हमेशा संतुलित रखेगा। आप पेल्विक स्ट्रेच करना सीख जाते हैं, यदि आपने थाइस को स्ट्रेच करना सीख लिया, आपकी स्ट्रेचिंग इतनी अच्छा होता क्या है कि हमेशा दिन भर रात भर एसी में रहना, है ना, धूप से बचना, सूरज देवता को अपने जीवन का सबसे महान दुश्मन मानना कि मेरे को काला हो जाना है, काला नहीं हो सकता मैं, ऐसा ना हो कि सूरज लगे। और आप देखिए किसी भी महिला को रोड पे चलती हुई किसी स्त्री को देखिए, तो खास करके धूप हो तो मोस्टली लेडीज में जी, विटामिन डी की कमी हो चुकी है। हाँ, अधिकतर लोगों में। इनफैक्ट अब तो हीमोग्लोबिन भी एक नया रोग आ चुका है। अधिकतर महिलाओं में हीमोग्लोबिन की पर्याप्त कमी है, क्योंकि उनको उनको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी है जो उनके लिए हितकर हो, सारी चीज़ें टेस्टी ही खानी है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके टेस्ट कलिकाएं जो हैं, बड्स हैं, वो कितना आनंद है। इतनी सी तो जीवा है ना, इतनी सी जीवा के आनंद के लिए आप इतने बड़े पाइपलाइन को प्रभावित कर देते हैं। इतनी सी जीवा पे आनंद है, यानी आपने कोई चीज़ रखा, ये यही आनंद दी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ के बाद वो आपके लिए वेस्ट मटेरियल हो चुका है। यहाँ से लेके और मल त्याग तक पूरी प्रोसेस में वो वेस्ट मटेरियल के तौर पे जाना जाएगा, हेल्दी भी नहीं है, फिर भी आप खाए जा रहे हैं। आपके पास, अरे भाई, आप हरित देश हैं, आपके पास सारी चीज़ें ताज़ी उपलब्ध हैं, फिर आप पिज्ज़ा की तरफ क्यों जा रहे हैं? अमेरिका के पास इसलिए पिज्ज़ा उपलब्ध है, प्रोसेस्ड इसलिए है क्योंकि उनके पास में उगाने के लिए जगह नहीं है। पास तो फ्रोजन रोटियां भी हैं। फ्रोजन रोटियां हैं, तमाम चीज़ें हैं। हम लोग जाते हैं तो हमें यही मिलता है, मजबूरी है, आप खा ही नहीं सकते कोई चीज़ कैसे। उसी कल्चर को आपने यहाँ स्वीकार कर लिया। हमारे यहाँ युग शास्त्रीय नृत्य जो था वो शास्त्रीय था, कथक था, कुचिपुड़ी था, स्लो मोशन का। अब क्या है, जुम्बा करना है। उन्हें जुम्बा इसलिए करना था क्योंकि उनके यहाँ बर्फ़ गिरती है, उन्हें बहुत जल्दी से हीट करना है शरीर को, इसलिए वो बहुत तेज साउंड के ऊपर जाते हैं, नृत्य करते हैं तीव्रता से। आपका देश तो ऐसा नहीं था, आप अपनी संस्कृति से दूर होते चलते चले जा रहे हैं। तो आईवीएफ के प्रोसेस में आपको ये समझना होगा कि नियमित संख्या में आप आसन करो। इनफैक्ट मैं तो आईवीएफ की कंडीशन तक जाने के लिए ही नहीं चाहता हूँ। योग शास्त्री होने के नाते, योग का छात्र होने के नाते मैं आश्वस्त करता हूँ कि यदि आप किसी योग्य आचार्य से मिलते हैं तो आपको आईवीएफ की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने योग्य आचार्य की बात की, योग्य आचार्य की पहचान कैसे हो? क्योंकि आजकल हर दूसरे चैनल पे आप यूट्यूब पे बस योगा टीचर डाल दो तो तमाम वीडियोस आ जाएंगे, आपको नहीं पता कि उनकी क्या कैपेसिटी है, क्या नॉलेज है। साइकोलॉजिकली एक बात बताता हूँ, यदि कोई व्यक्ति प्रथम दृष्टया आपके ऊपर प्रभाव डालने की पुरजोर कोशिश कर रहा है तो प्रभावित मत होइए। सबसे पहली चीज़, यदि कोई अपने प्रभाव से कोशिश कर रहा है बार बार बताने की कि मेरे पास ये घड़ी है, बार बार वो समय देख रहा है, यानी वो ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने रोलेक्स की घड़ी आपकी नज़रों तक पहुंचा दे, तो आप पहले उससे प्रभावित मत होइए। पहली चीज़, रैशनल बनते चलते चलिए, रैशनैलिटी लाने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति प्रश्न पूछने के बराबर है। जब आप बहुत छोटे से बच्चे थे तो भी आप पूछते थे, वो क्या है? तारा। तारा क्यों है? अब पिता क्या उत्तर दे, तारा क्यों है? यदि वो जियोग्राफी अच्छे से नहीं जानते तो वो कैसे बता पाएंगे कि तारा क्यों है? अगर वो जियोग्राफी जानते तो वो बताते कि बेटा ये किसी ज़माने में ऊर्जा का पुंज था, बाद में उसकी ऊर्जा स्तर की हानि हुई, धीरे धीरे वो तारा बन गया, इसलिए वो तारा है। यदि वो जियोग्राफी नहीं जानता तो क्यों बताता? वो बता ही नहीं पाता। फिर वो डांटता बच्चे को, पागल है क्या? ये कोई सवाल है, तारा क्यों है कि नहीं? तो आप जब प्रश्न पूछेंगे अपने आचार्य से, किसी से भी, कि सर ये क्या है। अब एक आचार्य से पूछा गया कि योग्य आचार्य की बात बता रहा हूँ, एक योग्य आचार्य थे, बड़ा अच्छा लिबास रखते थे, पहुँचे योग कक्षा के लिए, तो उनके क्लाइंट ने, वो अमेरिका से आई हुई क्लाइंट थी, यहाँ पे कुछ दिन योग करना चाहती थी। उन्होंने पूछा, सर इस आसन का नाम क्या है? तो भुजंग आसन था। उन्होंने बताया ये भुजंग आसन है। तो बोले इसका अर्थ क्या हुआ? उन्होंने तुरंत पूछ लिया। अब ये बेचारे हड़बड़ा गए। तो हड़बड़ाहट में उनके गुरुजी ने एक बात बताई थी, हम लोग ये बात बताते हैं, किसी भी शब्द को यदि आप समझ नहीं पाते हैं तो उसको 2-3 हिस्सों में तोड़ लीजिए। तो उन्होंने 2-3 हिस्सों में उसे तोड़ लिया। तो उन्होंने बोला भूजंग। उन्होंने कहा हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से जंग कर रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम भूजंग आसन है। बाद में उन्होंने बताया कि भैया भुजंग आसन का नाम भुजंग, यही मैंने ये कारण बताया। आप सोचिए कि मेरी स्थिति क्या रही होगी उनके उत्तर को सुन के। भुजंग जो है वो सर्प का नाम है, सांप मतलब स्नेक की पॉस्चर जो होती है, कोबरा पॉस्चर जो होती है, उसका नाम भुजंग आसन है। वो भाई साहब कहते हैं कि भू से जंग कर रहे हैं इसलिए। तो आप
अच्छा, क्लाइंट ने विश्वास भी कर लिया, गुरुजी कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको ये समझना होगा, क्लैरिटी आनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ को आप मतलब आलू भी 10 रुपए किलो आलू खरीदते हो, तो उसे भी बोलते हो कि भैया 9 रुपए कर लो। फिर आप शिक्षक के ज्ञान के साथ में टाल-मटोल क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं आप एक रैशनैलिटी लाने की कोशिश कर रहे हो, वैज्ञानिक स्वरूप में जानने की कोशिश कर रहे हो कि सर आपने क्या किया? और आप बच्चे नहीं हैं, आप अपने आचार्य का जब चयन करने जा रहे हैं, तो यकीन रखिए आप बाखूबी जान जाते हैं, आपकी आत्मा तो जान ही जाती है। वाइब देखिए, मिलता है। वाइब्स वही बात है कि 5 चीज़ें किसी विषय को समझती हैं, मैं ये बात हमेशा बताता हूँ। सबसे पहला इन्वॉल्व होता है चित्त, ठीक है? फिर होता है बुद्धि, चित्त के बाद बुद्धि इन्वॉल्व हो जाती है। फिर मन इन्वॉल्व होना शुरू होता है, फिर व्यक्ति का अहंकार इन्वॉल्व होना शुरू होता है और फिर आत्मा इन्वॉल्व होती है। जो इन पाँचों पे खरा उतरे वही योग्य आचार है। चित्त पे कौन प्रभाव डालता है? चित्त पे प्रभाव डालती है रोड पे चलने वाली डिफेंडर। आपके पास यदि स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, तो डिफेंडर वाला आपको एक्साइट करेगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा डिफेंडर है, आई वांट दिस, आई वांट दिस, ठीक है? तो आपके चित्त पे वो प्रभाव आया। जब जब डिफेंडर याद आएगी तब तक वो रोड पे आपको दिख जाया करेगी। आप अभी इस पॉडकास्ट के बाद नीली कलर की गाड़ी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मेरे को नीली गाड़ी खरीदनी है। आप रोड पे जाइएगा, सफ़ेद आपको दिखेगी ही नहीं, नीली सिर्फ नीली दिखेगी, ही राइट। दिखेगी, ये राइट? होता तो है। ये हो गया चित्त के ऊपर पड़ा हुआ प्रभाव। आचार्य ने आपके चित्त के ऊपर प्रभाव डाल दिया, यानी आपका चित्त अब बुद्धि तक बात को नहीं जाने देगा। जब वो कोई भी बात बोलता है जहाँ पे आप एनालिटिकली सोचना शुरू करते हैं बुद्धि के हिसाब से, तो आप सोचिए कि ये बातें कितनी हैं, वो बुद्धि पे पहुँचती है। फिर मन पे भी, यदि वो दिन में भी याद आ रहा है, रात में भी बातें याद आ रही है, यानी उसका प्रभाव मन के ऊपर भी है। फिर जब बात उसकी आपके ईगो को भी कई बार ठेस, क्योंकि योग्य व्यक्ति कभी भी प्लीजिंग बातें नहीं करता। वो बुरा बोल देगा आपके सामने, आपको बोल देगा कि नहीं नहीं आपने ये बात गलत कही। सिर्फ वो अगर प्लीजिंग बातें करता चला जा रहा है, आनंददायी बातें, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगा देना एक बार आप। अगर वो आपके अहंकार को भी छू रहा है, सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों व्यू से, तो वो आपके लिए सटीक व्यक्ति है। और यदि वो इस जैसे ही अहंकार के स्तर को पार कर गया और फिर भी आपने स्वीकार कर लिया, यानी आत्मा ने उसके साथ तारतम्यता बिठा ली, वही आपके लिए योग्य आचार्य है, वही आपके लिए उचित व्यक्ति है, गुरु है, क्लाइंट है। इनफैक्ट एचआर के टर्म्स में अगर मैं जाऊं तो आपका एम्प्लॉय भी आपके लिए वो बेटर है, जो आपको सिर्फ प्लीज करने के लिए नहीं लिखता है, जो आपकी बुराइयां भी आपके सामने ला के रख दे। स्वीकृति होनी चाहिए। आप उसको अहंकार पे लेके पता चले अगले दिन भगा दो, ऐसा नहीं करना आप, लेकिन आपको झुकना होगा। जो झुकता है, जो प्राण जिसके अंदर है वही झुकता है ना? अकड़ तो मुर्दों की पहचान है ना? तो अकड़िए नहीं, अहंकार में मत रहिए, बस आत्मा तक पहुंचने दीजिए बात को। आपने इतनी कम उम्र में 14 से 15 वर्षों का एक्सपीरियंस ले लिया है। 15 इयर्स एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस होता है आपके एज में। लेकिन कोई ऐसा केस जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट था और सोचने पे मजबूर कर दिया था कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, बट आपने टेक्निक से और जैसे आपने चिकित्सा का नाम लिया, योग चिकित्सा का नाम लिया, उससे आपने ठीक किया हो? हाँ, एक एक केस था डायमेंशिया का। मैं जानता हूँ कि ये वो भी देखेंगे। डायमेंशिया का केस था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बहुत बड़े अधिकारी थे, लगभग स्टेट हेड के बराबर का दारोमदार था उनके ऊपर। तो वो बिहार में पोस्टेड थे, पटना में। नोएडा फैमिली रहती थी। बेटा एक है, वो मैडम तुसाद म्यूजियम ब्रिटेन में नौकरी करता है, और एक बिटिया है, उसकी ऑस्ट्रेलिया शादी हो चुकी थी। फैमिली यहाँ रहती थी, वाइफ यहाँ रहती थी, और बाकी के 2-4 लोग सहयोगी यहाँ रहते थे। वो अपने एक सहयोगी के साथ पटना जाते थे, 4-5 दिन की नौकरी करते थे, फिर यहाँ पे हर वीकेंड में आ जाया करते थे। एक बार क्या हुआ कि उनका जो ड्राइवर था वो किसी कारण से उनसे उन्माद में था, द्वेष में था, उसको क्रोध आया हुआ था। तो पैसे वगैरह को लेके कोई इशू था। तो उसने क्या किया कि जब ये पहुँचे वहाँ पे, तो जॉब से आए, तो उसने पैसा वैसा मांगा होगा, ये नहीं दिया तो इनको रूम में, घर में ढकेल दिया। और ढकेल दिया तो ये गिर गए, और गिर गए चोटिल हो गए, और फिर वो चाबी वाबी छोड़ के फेंक के भाग गया। वो बात इनके दिमाग में घर कर गई, और घर ऐसे करती गई कि वो उस दिन बड़े परेशान हुए। घर पे फ़ोन किया, लोगों को बताया, डरे रहे। खैर अगले दिन जॉब पे नहीं गए, उसके अगले दिन जॉब पे गए। तो जब जॉब पे गए, तो जब वो लिखने पे के लिए कलम उठाए, तो उनका हाथ जो है ऐसे हिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये हाथ हिलते हिलते पूरा बहुत ज़्यादा उसके अंदर शेक करना शुरू किया। अब वो दवाइयाँ लेते, न्यूरो के पास गए, न्यूरो वालों ने बताया, फिजिशियंस के पास गए, सब ने दवाइयाँ दी, वो ठीक ही ना हो। और धीरे धीरे वो हाथ जो है उस पर कंट्रोल, 1 महीने के अंदर हाथ का कंट्रोल खो दिया इन्होंने। वो हाथ इनके लिए यूजलेस हो गया, यानी पैरालिसिस की शुरुआत हो गई। इन्होंने वीआरएस ले लिया, तुरंत अप्लाई किया, जॉब छोड़ दी, आके नोएडा। यहाँ आके बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर हैं, लेफ्टिनेंट रहे, बाद में न्यूरो सर्जन थे, आर्मी के अच्छे विद्वान डॉक्टर हैं, नाम नहीं ले रहा हूँ।
तो उनके यहाँ जाते रहे और चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे पैरालिसिस का क्रम बढ़ता चलता चला गया। समग्र शरीर पैरालाइज्ड हो गई और पैरालाइज्ड हुई, डायमेंशिया की कंडीशन में पहुंच गई। पैरालिसिस का ऊपरी वर्जन है डायमेंशिया, जिसे हम समझते हैं। इसमें क्या होता है कि यदि जो रोगी है वो लेटा हुआ है तो ऐसे लेटा हुआ है, अगर वो चाहे तो अपने हाथ को बड़े आसानी से उठा देगा। आप मतलब कई न्यूटन का बल लगा के बहुत ताकत से भी आप उठाने की कोशिश करेंगी तो आप उसके हाथ को हिला तक नहीं पाएंगी। अगर उसने उंगली को ऐसे बंद कर दिया तो वो आराम से ऐसे खोल देगा, आप उसकी उंगलियों को खोलने के लिए पूरी ताकत लगा देंगी, फिर भी नहीं खोल पाएंगी। डायमेंशिया एक ऐसी कंडीशन हो जाती है। मुझे बुलाया गया कि सर एक केस है जिसके पैरालिसिस का केस है, योग कराना है। तो किसी योग टीचर को बुलाया गया, उससे नहीं हैंडल हुआ तो उसने मेरे को रेफ़र किया, मैं पहुंचा देखने के लिए। तो 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन योग। अच्छा, मैंने पूछा क्या कहानी है, क्यों हुआ पैरालिसिस? तो कोई बताने को तैयार नहीं था। किसी को ये आइडिया भी नहीं था कि ये मौलिक कारण वहाँ से होगा। एक दिन जब मैं पहुँचा तो रूम में, तो अब क्या हुआ था कि फ़ैमिलियर होना शुरू हो चुके थे वो योग करते-करते धीरे-धीरे। उनको मैं बोलता आप बैठ जाइए तो कोशिश करते बैठने की, थोड़ी बहुत बातें भी करते, थोड़ा मुँह चलाने की कोशिश करते। एक दिन क्या हुआ कि मेरे को देख के चिल्लाने लगे, रामू, रामू, मुँह से रामू, रामू है, मतलब बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ सा चेहरा बना लिया। तो मैं तुरंत बाहर आया, मैंने माताजी से, उनकी वाइफ़ से पूछा, माताजी ये क्या रामू, रामू क्यों चिल्ला रहा है? तो वो हँसने लगे, बोले अरे ये ऐसे चिल्लाते रहते हैं कभी-कभी। मैंने बोला क्या हुआ रामू का? उस दिन मुझे ये कहानी बताई कि रामू नाम का एक व्यक्ति था जिसने इनके साथ ऐसा-ऐसा किया, ढकेल दिया। वो बात उनके चित्त में ऐसे स्थापित हो गई थी कि पूरा का पूरा आधिकारिक जीवन, जिस जीवन में वो क्या-क्या उन्होंने बनाया था, वो सब जीवन ख़राब हो गया और वो पैरालाइज़्ड हो चुके थे, डायमेंशिया की कंडीशन में आ चुके थे। अब उस डर को हटाना ज़रूरी था कि रामू नाम का कोई व्यक्ति एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। एक योग आचार्य सिर्फ़ आसन या प्राणायाम से कार्य नहीं करता। उसको बुद्धि के साथ भी कार्य करना पड़ता है। फिर धीरे-धीरे हमने एक सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश की, घर में अकेले छोड़ना, फिर रामू को क्रिएट करना, एक वर्चुअल व्यक्ति को रामू बनाना, उनके सामने रामू को मारना, रामू को मतलब धमकाना, डराना, उसको प्रताड़ित करना इनकी नज़र में। ये हमने एक पूरी कहानी बनाने की कोशिश की। धीरे-धीरे डायमेंशिया की लोअर कंडीशन में आया, पैरालिसिस से थोड़ा बहुत उठ के चलने लगे, टहलना शुरू कर दिया। हाथ वगैरह में उतनी ताकत नहीं आई, लेकिन जीवन उनका लगभग-लगभग बच गया। वो ऑलमोस्ट मृत हो जाते। बाद में कालांतर में उनकी बिटिया आई तो मैंने उनसे यही कहा कि आप इनको भारत से ले जाइए ऑस्ट्रेलिया। इनको ये बात पता है कि विदेश जाना कुछ कोई चीज़ होती है, कोई योगाचार्य आता है जो मुझे कराता है। और आप यकीन मानिए उन्होंने जाने के दिन, ये बात है सन 2015 की, 15-16 की बात है। अपने घर का बहुत सारा सामान मुझे उन्होंने दे के कहा कि सर ये सब हमारे अब मतलब आप ले लेंगे तो बड़ा यूज़फुल हो जाएगा। सोफ़ा, किताबें, मतलब 200 किताबें, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल वगैरह सब दे दिया। ख़ैर हमने उसे भी बाँट दिया, परंतु चूँकि हम योग शिक्षक होने के नाते कुछ ले नहीं सकते। इनफैक्ट पानी पीना भी हमारे लिए मना है, परंतु उन्होंने बड़े प्रेम से हमें ऑफ़र किया कि सर ये सब आपके योग्य है, आप इसे ले लीजिए। यानी वो पेशेंट मेरे जीवन का सबसे मर्मस्पर्शी पेशेंट था। जिस दिन जा रहे थे उस दिन मेरी भी आँखों में आँसू था कि अभी जा रहे हैं, क्योंकि एक अपनापन सा हो चुका था। मैं कभी समय नहीं देखा कि मैंने 1 घंटा कराया, डेढ़ घंटे कराया, 2 घंटे, इनफैक्ट कर भी नहीं पाते थे, लेटे रहते थे बेचारे। उनकी उँगलियों को अप एंड डाउन कराना, पैर को उठाना। डायमेंशिया का पेशेंट पैर उठाने के लिए मेरे को मतलब 5 क्लास की ताकत 1 क्लास में लग जाया करती थी, तो लगाते थे। और उनकी माताजी भी, उनकी वाइफ़ जो थी, उनकी माताजी मैं बोलता था, वो भी बड़ी सहनशील थीं। तो ये मेरे जीवन का सबसे शानदार केस था जिसको मैंने योग के माध्यम से अपने अतिशय आयाम तक पहुँचाने की और बाकी ये जो छोटे-मोटे केस हैं कि कोई किसी को स्टंट लगा पड़ा है, किसी को डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई है, किसी का वज़न बहुत ज़्यादा था, या मतलब ऐसे बहुत सारे, ऐसे तो ये सब सैकड़ों तो केस आपके हैं। लिए आसान मतलब ये बात है, बहुत ठीक आसान नहीं है। है, ये सब गुरु कृपा है, लेकिन ऐसे सैकड़ों केस हैं। वो डायमेंशिया वाला केस जो था जिसको न्यूरोसर्जन ने भी मना कर दिया था, हमने उस पे बड़ा अच्छा रिज़ल्ट प्राप्त किया। मेरे जीवन का हम 100% नहीं ठीक कर पाए, परंतु 60 से 65% मैं अभी भी अपने आप को नंबर देता हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी विद दैट नंबर। इतना आपने कर दिया। देखिए मैं इसलिए आपके लिए आसान बोल रही हूँ ना, क्योंकि बहुत से योगा टीचर रहते लेकिन इतना नॉलेज किसी को नहीं रहता। मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना कि आपने योग में चिकित्सा का नाम लिया। आपने आपने इस तरीके का जो फ़िल्म कह लीजिए कि आपने इस तरीके का फ़िल्म हाँ, क्रिएट फिल्म किया उनके सामने और चीज़ों को किया, तो ये एक जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं ना, वो इस तरीके के कामों को जी, करते हैं। जी। दैट्स व्हाई मैंने आपको ये बोला कि नहीं, आप इन चीज़ों के लिए आसान है चीज़ें आपके मैम लिए। ये समझें कि योग एक समग्र चिकित्सा है। एक योग टीचर जब जाता है, तो वो काउंट करता है, हाथ उठाइए, क्लाइंट को बोला हाथ इंटरलॉक करके उठा लो, अब हाथ इंटरलॉक करके, तो टीचर क्या करता है 1, 2, 3, 4, अब क्लाइंट सोच रहा है थक रहा है, अब 10 आते ही टीचर हाथ नीचे करवाएगा। टीचर क्या करता है कि 4, 5 के बाद जाके
पूछ लेगा और बताइए सब क्या हाल चाल है, ठीक है, पिताजी कैसे हैं। अब क्लाइंट बोलेगा सर जल्दी 10 कंप्लीट करो, मैं थक रहा हूँ। टीचर एक्चुअली अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो 10 की जो काउंटिंग थी वो 20 में कन्वर्ट हो जाए। मैं गिनूँ 10 ही, लेकिन 20 सेकंड मेरा इन्वॉल्व हो जाए, ताकि इनके धीरे-धीरे इनकी योग्यताओं में अब वृद्धि होती चलती चली जाए, वृद्धि होती चलती चली जाए। शिक्षक हमेशा आपसे जानने की कोशिश करता है, क्या कैसा चल रहा है क्या? तो बेसिकली आपको बताना चाहिए शिक्षक से, वकील से और डॉक्टर से। इन तीनों से यदि आप कुछ भी छुपाएँगे तो आप अपना केस हार जाएँगे, और हम संयोग से तीनों होते हैं। हम स्वास्थ्य के वकील के स्वास्थ्य की वकालत करते हैं, हम शिक्षक होते हैं, आपको गूढ़ ज्ञान देते हैं, और हम चिकित्सक भी होते हैं। इसलिए योग चिकित्सा एक समग्र चिकित्सा है, होलिस्टिक इसे बोलते हैं। आप अभी तक जो मैंने आपसे बात की वो ट्रीटमेंट को लेके बात की या फिर लोगों को योग सिखाने को लेकर बात की। मैंने ये भी सुना है कि आप योग में नेट जेआरएफ की तैयारी करवाते हो, लोगों को प्रोफेसर बनने के लिए आप ट्रेनिंग देते हो। तो ये तो फर्स्ट टाइम मैं किसी ऐसे टीचर के बारे में सुन रही हूँ। और किस तरीके से फ्री वो ऊपर से फ्री फ्री अभी तक तकरीबन हर वर्ष का मेरा ये रहा है, जो कि क्या है कि मैं देखता हूँ कि पूरे विश्व में जब योग्य आचार्य होते हैं, हर वो चीज़ जो बड़ी नायाब है मैडम वो फ्री है। आप देखिए पानी फ्री है, सूर्य फ्री है, ऊर्जा फ्री है, प्रकाश फ्री है, ये सारी चीज़ें नायाब चीज़ें फ्री हैं, हवा फ्री है आपके लिए, और आप इसको पे नहीं कर पाएँगे। तो मैंने यही कॉन्सेप्ट लाया और मैं सोचा कि विश्वविद्यालय से बच्चे निकलते हैं तो बड़ी-बड़ी संस्थाएँ मुँह बाय में मुँह को खोले हुए बैठी हुई हैं कि नहीं, नहीं मेरे को पैसा दे दो इतना, गारंटीड हम तुम्हें निकाल देंगे। मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी बच्चा आए मेरे सामने, एटलीस्ट 1 बार में ना सही, 2 बार में ना सही, 3 बार में, 4 बार में, वो पहले तो मेंटली फ्री हो जाता है कि मेरे को कोई पैसा नहीं देना। चूँकि नेट का फॉर्म भी 1100-1200 रुपए का भरा जाता है, और मास्टर डिग्री करते-करते व्यक्ति फर्स्ट ईयर के बाद से भरता है उस फॉर्म को। फिर कोशिश करता है, 2 पेपर होता है, पहला पेपर वैसे ही मैथमेटिक्स का होता है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, रीजनिंग का। तो आर्ट साइंस एक तो हमारा मतलब कलात्मक दृष्टि है, उसमें में रीजनिंग और एनालिटिकल चीज़ें पूछी जाती हैं पहले पेपर में, तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और योग में क्या है कि अभी सबका अपना-अपना स्वरूप है। उपनिषदों का जब वर्णन आता है, तो जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, ये तो छोटे-छोटे उपनिषद हैं। मुंडक भी ठीक है, मांडुक्य भी ठीक है। छांदोग्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक, ये उपनिषद ऐसा है जो नेट जेआरएफ का मौलिक स्वरूप तय करता है, और बहुत बड़ा उपनिषद है, बहुत डिफ़िकल्ट उपनिषद है। तो इसका अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। हमारे पास में जो डिस्क्रिप्शंस है उससे प्रश्न मैच नहीं करता है। एक ओंकार जो ओम शब्द है, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा व्यापक है, कई सारे उपनिषदों में अलग-अलग है। यानी एक ही चीज़ को आपको 10 तरीके से पढ़ना है। तो वो जब तक आप स्वयं से पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकते। और टीचर जो प्रोफ़ेसर्स हैं वो बेचारे विश्वविद्यालयों में इन्वॉल्व हैं। तो जब मैंने अपनी डॉक्टरेट सबमिट की, फिर धीरे-धीरे जब मैं प्रवेश करता चलता चला गया, तो मैंने ये महसूस किया, चूँकि मैं विश्वविद्यालय जॉइन नहीं करना चाहता, और ना ही मेरी ये इच्छा रही है कि मैं 9 से 5 की ड्यूटी करूँ। मैं कभी नहीं कर पाता। मेरे पिताजी शुरू से ये बात कहते थे कि ये कभी नौकरी नहीं कर पाएगा, और मैं नहीं कर पाता। तो जब मैं फ्री था तो मेरे को ये दिखा कि लिटरेचर या लिटरेरी वर्क में थोड़ा-सा कार्य बाकी है, तो मैं क्या योगदान दे सकता हूँ अपनी डिग्री का। तो मेरे को ये समझ में आया कि क्यों ना मैं बच्चों को योग्य बनाऊँ। और मैं आपको ताज्जुब होगा कि देश के कई सारे नेट जेआरएफ के बच्चे जो रैंक 1 होल्डर हैं, वो भी मेरे छात्र हैं। हर बार का जब से नेट जेआरएफ योगा में शुरू हुआ है, तब से तकरीबन 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रैंक 1 लाने की पुरज़ोर को, मतलब उनके रैंक 1 लाने में मेरा भी योगदान रहा है। और हर बार कुछ नहीं तो 50 से 60 बच्चे पीएचडी के लिए क्वालिफ़ाई हो जाते हैं। 30 से 35 बच्चे जो हैं वो नेट के लिए क्वालिफ़ाई हो जाते हैं, और 10 से 12 बच्चे जेआरएफ भी क्वालिफ़ाई हो जाते हैं। तो ये अच्छा, एक और चीज़ है, मैं इसका कभी प्रचार नहीं करता कि आइए मेरे संस्थान में मेरे से नेट जेआरएफ सीखिए। वो बच्चे ही माउथ एडवर्टाइज़मेंट करके लाते हैं। इनफैक्ट अभी भी मेरे ग्रुप में 800 बच्चों का समूह है। इस बार भी हमारे पास 800 बच्चे हैं जो इस बार अपनी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें से 100 सवा 100 बच्चे अगली मतलब इस दिसंबर की परीक्षा में वापस क्वालिफ़ाई कर जाएँगे। और अब बड़े गौरव के साथ मैं कहता हूँ कि किसी विश्वविद्यालय में जाता हूँ मैं भारत में, योग के विश्वविद्यालय में, तो अब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे या तो पीएचडी करते हुए मिल जाते हैं या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं या फिर योगा में आप करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली हर किसी को आपके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मिलती नहीं हैं, और अच्छे तरीके से बताने के लिए योगा के फ़ील्ड में तो चीज़ें नहीं हैं। आप जैसे लोग हैं तो चीज़ें हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, कुछ छोटे-छोटे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो लोगों के दिमाग में आता है, जो क्वेश्चन बन के लोगों के दिमाग में आता है। क्या पूरी तरीके से हार्मोन को बैलेंस हम योगा के थ्रू कर सकते हैं? क्या फिर से वो ख़राब नहीं होगा अगर मेरे लाइफ में योगा रहा तो? नहीं होगा।
आप हार्मोन्स को सब इनफैक्ट आपने मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक उठाया एनाटॉमी का। हार्मोन्स से मेरे को वैसे ही प्यार है जैसे मैं पानी से प्रेम करता हूँ। मतलब सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम पानी पीता हूँ और तीनों टाइम हार्मोन्स वाली किताब को उठा के एक बार देख लेता हूँ। इनफैक्ट मैं जानता हूँ। आप देखिए थायरॉक्सिन से लेके टीएसएच से, टीएसएच के पास टीएसएच है, टीएसएच यहाँ है, मतलब पिट्यूटरी ग्रंथि के निकलने वाले जितने भी एसएच हार्मोन्स हैं, जो भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, जैसे एडीएसएच है, एडीसीएच है, टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग है, पीनियल ग्रंथि के कुछ हार्मोन्स हैं, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि के कुछ हार्मोन्स हैं, एड्रिनल ग्रंथि के कुछ हार्मोन्स हैं, गोनैड्स के कुछ हार्मोन्स हैं। तो इन सब पे हम बड़ा शानदार कार्य कर पाते हैं। एक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स होता है, उस पे कार्य करने पे बड़ा बड़ा डिफिकल्ट माना जाता था कि ये नहीं हो सकता। वेसोप्रेसिन एक हार्मोन होता है, मैं आपको बताता हूँ, हाथ में पानी आता है। आप किसी से हाथ मिलाती होंगी तो देखती होंगी कि उसके हाथ में पानी आ रहा है, बार बार पानी आता चलता चला जाए। वेसोप्रेसिन उसका कारक है। हम इनफैक्ट इसको भी ठीक कर लेते हैं। पॉलीयूरिया को ठीक करने की क्षमता दवाओं में भी बड़ा कम है। मतलब बार बार यूरिन जाना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जो है वो परेशानी है, उसके लिए वेसोप्रेसिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसे उससे यूज कर लेते हैं। दुग्ध उत्पादन बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। माताओं में दुग्ध उत्पादन नहीं होता, बच्चे का जन्म हो गया, दुग्ध उत्पादन नहीं हो रहा है, तो दुग्ध उत्पादन के लिए हार्मोन्स इन्वॉल्वमेंट, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो हम उसे ठीक कर लेते हैं। थायराइड खराब, मतलब आजकल तो जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो तुरंत उनको इंजेक्शंस देनी शुरू कर दी जाती है कि नहीं 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 ठीक है, आपको ये फला इंजेक्शन है, ये हार्मोन की इंजेक्शन है, 3,000 की, 4,000 की। लेकिन हम लोग गारंटी देते हैं कि अगर आपने प्री नेटल योगा किया, पोस्ट नेटल योगा किया, आपको थायराइड होने की संभावना ही नहीं है, आपका थायराइड खराब ही नहीं होगा। हमारे पास योग की वो संभावना, और इनफैक्ट प्राणायाम इसमें बड़ा सार्थक उपयोगिता अपने निभाता है। अगला सवाल ये है कि जो बचपन से ही बच्चों में कुछ समस्याएं आ जाती है, जैसे कोरोना के बाद से ये चीज़ें देखने को मिली है कि बच्चे अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, या फिर घर में एक ही बच्चा हो रहा है तो वो ज़्यादा ही, मतलब उसके अंदर जो एनर्जी का सोर्स है वो थोड़ा ज़्यादा ही है, या फिर उसकी आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, पढ़ बहुत अच्छे से नहीं पा रहा है, पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा पेरेंट्स भी प्रेशर डाल रहे हैं चीज़ों के लिए। तो एक बच्चे का जो लाइफ होना चाहिए, जब वो, आप बच्चे को तो बहुत मुश्किल से लेके आते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स डालते हैं जिस वजह से उसके ना अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले आंखों की भी प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है और बहुत अंदर अंदर चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। तो वैसे में बच्चों के लाइफ में योगा कैसे डालना चाहिए रूटीन, जैसे आप बाकी चीज़ों को डाल रहे हैं? अच्छा, आपकी माता जी व्हाट्सएप पे हैं? व्हाट्सएप चला लेती हैं? अभी मैंने दिया है अभी चलाने। मतलब वो अंतिम पीढ़ी है ना, हाँ जिनको नहीं आता है। हाँ, यानी अब आपके बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, राइट? शुरू हो चुकी है, जहाँ यस। पे बच्चे इन्वॉल्व रहे। एक थियरी चाइनीज़ विद्वान हुए, उन्होंने थियरी दी, पिजन और क्रियोल की थियरी दी। उन्होंने कहा कि कोई एक जनरेशन तक चीज़ें चलती हैं तो वो उसे कहा जाता है कि ठीक है, इसे स्वीकृति और अस्वीकृति में रखा जाता है। लेकिन जैसे ही सेम चीज़ दूसरी जनरेशन में जाती है, शब्दों पे बात कर रहे थे वो, जैसे ही वो थियरी दूसरे पीढ़ी में जाती है तो वो स्थापित हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। यही होगा अब। यानी जो चीज़ें आपकी माताजी से आप तक नहीं पहुंची थी, आपकी उपयोगितावाद के सिद्धांत की, यूटिलिटेरियन होने के नाते आपने उसको स्वीकार किया, वो चीज़ें अगले में परमानेंट स्थापित हो जाएंगी। यानी ये योग से या आध्यात्मिकता से ठीक होने वाली चीज़ नहीं, ये सामाजिकता से ठीक होने वाली चीज़ है, सामाजिक विषय वृत्ति है। और जिस रोगी समाज की कल्पना आप कर रही हैं, वो एक्चुअली शहरों में एग्जिस्ट करता है। गाँव में अभी भी लोग तंदुरुस्त हैं, बच्चे हमारे गाँव के बड़े तंदुरुस्त और हेल्दी हैं, और मिट्टी में खेल रहे हैं, मिट्टी चिकित्सा है। अभी एक वैज्ञानिक हुए हैं चिली देश के, उन्होंने एक रिसर्च की थी कि कुछ बच्चों को उन्होंने टाइल्स के ऊपर रखा, जो टाइल्स है, अब वो बच्चे फ्लैट फुट हो रहे हैं, आप समझ रही हैं, और बच्चे और जो बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं, नंगे पाँव दौड़ रहे हैं, उनका इम्यून भी पावरफुल है, वो ताकतवर होते चलते चले जा रहा है। तो जैसे बच्चों का क्या है अपब्रिंगिंग, वो आपके ऊपर, वो तो कच्ची मिट्टी के समान है, जैसा सांचा आप देंगे ठीक वैसे ही सांचे में वो ढलता चलता चला जाएगा। आज देखिए लोग, उन लोगों के सर से बाल हो जा रहा है। एक रिसर्च बताती है कि 2080 के आसपास बहुत बड़ी जनसंख्या होगी, बहुत बड़े ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके सर पे बाल ही नहीं होगा, है ना। लोग आगे बहुत सारे लोग जो है वो सर के बिना बाल के सर को लेके घूमेंगे। तो ये चीज़ें परेशानी का सबब है, कारक है। ये सामाजिक रोग है, और सामाजिक रोगों को ठीक करने के लिए आचार्य आपके घर में जाएगा तो ठीक कर देगा। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को ठीक किया हूँ, बहुत सारे बच्चों से हमारी पहचान होती है, बहुत सारे बच्चों से मुलाकात होती है जिनको हम ठीक करने की क्षमता रखते हैं। होता क्या है कि माता को नौकरी करनी है, पिता को नौकरी करनी है, एक आया उन्होंने हायर कर ली। अब वो आया
किस बैकग्राउंड की है, क्या संस्कार, तो उस बच्चे के अंदर किसका संस्कार जा रहा है जाननी आप? वो आया का संस्कार जा रहा है। तो जैसी आया है वैसा संस्कार है, और आप क्या अपेक्षा करते हैं कि फिर वो बच्चा आपके जैसा होता चलता चल जाए? इनफैक्ट वो कालांतर में आपको लेके जाएगा, वृद्धाश्रम में छोड़ के आएगा, क्योंकि उससे आपका जुड़ाव नहीं हो पाया। आपने कितना पैसा कमा लिया इस चीज़ को करके? कुछ पैसा कमा लिया, हो सकता है लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमा लिया, आपने क्या अर्जित कर लिया? क्या आप उस 50 लाख रुपए को लेके चले जाएंगे क्या? छोड़ के यहीं जाएंगे। लेकिन जिस दिन बच्चा आपको वृद्धाश्रम के गेट पे छोड़ेगा, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की। और यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी वृद्धाश्रम में जाइए और पूछ के आइए उन वृद्धों से कि आपका बेटा क्या करता है। कोई ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मेरा बेटा किसान है, वो खाने को नहीं दे पाता था इसलिए मेरे को छोड़ के आ गया है। सबके बच्चे बड़े बड़े अधिकारी हैं, इसलिए वो छोड़ के गया है। किसान एक रोटी कम खाएगा, लेकिन वो अपने माँ को, अपने पिता को अपने साथ रखता है। ये सिर्फ एक तरीके से संस्कारिक बातें हैं, सामाजिक रोग है। तो बच्चों को ठीक रखने के लिए समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, हमारे गुरुदेव ने कहा व्यक्ति का निर्माण कीजिए, व्यक्ति निर्माण हो जाए, व्यक्ति निर्मित हो जाएगा तो संस्कार निर्मित हो जाएगा। हम जब योग कराने के लिए किसी के घर में प्रवेश करते हैं, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ उस व्यक्ति का शरीर नहीं होता, हमारा उद्देश्य होता है कि वो पूरा का पूरा परिवार सुधर जाए। और मैं ऐसे सैकड़ों परिवार को सुधरते हुए देखा हूँ, और हजारों को हम लोग अभी भी प्रॉमिस किए हुए, हजारों को सुधार भी देंगे। अंत में आपसे एक सवाल, डॉक्टर शिवम मिश्रा के पास अगर लोग आ रहे हैं और एक्चुअली आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज्ञान है सारी चीज़ों का, एक एक आप नसों को पहचानते हैं, एक एक आप ग्रंथियों को पहचानते हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है एक योगा टीचर में। तो क्या सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक में भी एक कोई प्रॉब्लम है, तो क्या डॉक्टर शिवम मिश्रा उसे ठीक कर सकते हैं? और अपनी लाइफ को अच्छा हेल्दी रखने के लिए क्या शिवम मिश्रा के पास जाना चाहिए? नहीं, शिवम मिश्रा नहीं ठीक कर सकते, शिवम मिश्रा सहायता कर सकते हैं। ठीक आपको करना होगा, क्योंकि हमें जो भी चीज़ें सिखाई गई हैं वो आपके लिए सिखाई गई हैं। आप ये सोच के आओ कि नहीं होगा ही नहीं, मैं देखता हूँ कैसे कर लेंगे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जिस दिन आपको भरोसा हो गया आपके ऊपर, आप यकीन रखिए, एक कहानी सुनाता हूँ कि कैसे ये भरोसा कार्य करता है। एक राजा था, उसने बोला कि ये ठंडे पानी की झील है, जो भी इसमें रात भर जाके रुक सकता है, मैं उसको अपना पूरा राजपाट दे दूँगा। बहुत सारे लोग आए, आधी रात तक फ्रीज हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसको खोने को कुछ भी नहीं था, वो मरता भी तो उसका कुछ नहीं जाता। बिना अपेक्षा के गया और वो रात भर उस झील में रहा। अगले दिन जिंदा आ गया, तो राजा ने सारा अपना राजपाट दिया और बोला कि भाई साहब आप रुक कैसे गए? तो उसने बोला कि जो आपके यहाँ वो जो दिया जल रहा था ना, मैं उसको देख के और ये अपेक्षा किए हुए था कि उसकी ऊर्जा स्तर जो है, उसका ऊर्जा प्रकाश, उसकी ऊष्मा मेरे अंदर तक आ रही है और मैं ऊर्जावान होता चलता चला जा रहा हूँ। सिर्फ इस अपेक्षा के माध्यम से मैं ठीक अपने आप को, मतलब अपने आप को जीवित रख पाया। व्यक्ति की अपेक्षाएं, इंद्रियों से जाने वाला समुचित ज्ञान आपको आकर्षित कराता है आपके स्वास्थ्य के प्रति, आपके आत्मा के प्रति। यदि आप ही आपको हरा दोगे, एक बात याद रखिए, एक युद्ध की घोषणा है। एक काल था जब दो ग्रहों के बीच में युद्ध था, देवताओं का अलग ग्रह और असुरों का अलग। एक काल आया जब दो देशों के बीच में युद्ध था, राम का काल, वो अयोध्या से लंका तक पहुंचे। एक ऐसा समय आया जब परिवार में युद्ध शुरू हुआ, कृष्ण का काल। आज ये कलयुग है, आज के काल में व्यक्ति के अंदर युद्ध चल रहा है, आपके लेफ्ट और राइट में ही युद्ध चल रहा है। यानी आप, एक मंत्र मैं आपको देता हूँ, किसी शिवम मिश्रा के अंदर किसी भी शिवम मिश्रा के पास आप जाएंगी तो आप ठीक हो जाएंगी। एक युद्ध स्वयं के विरुद्ध, ये मंत्र आप याद रखिएगा। यदि आपने युद्ध शुरू कर दिया अपने विरुद्ध, अपनी बुराइयों के विरुद्ध, तो आप किसी भी शिवम मिश्रा के पास जाएंगी, मूर्ति का द्रोणाचार्य बना लेंगी, तो भी आप शानदार एकलव्य बन के आ जाएंगी। इट्स नॉट अबाउट मी ओनली, ये कोई भी कार्य कर पाएगा। मैं तो योग का एक विद्यार्थी हूँ, कोशिश मेरी भी रहेगी कि मैं ठीक कर पाऊँ, लेकिन हर वो आचार्य भी ठीक कर पाएगा जो इस विधा को और जो आपको आपकी स्वीकृति के अनुरूप स्वीकार करना सीख जाए या स्वीकार करना जानता हो। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत अच्छा लगा, और ये नॉलेज मैंने पहली बार किसी के अंदर देखा है। तो आई विल रिकमेंड कि अगर कोई बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखना चाहता है, योग को सीखना चाहता है, योग तो खैर बहुत से लोग ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई जड़ से मिटाना चाहता है या फिर योगा को क्या है वो सीखना चाहता है और आगे चल के एक बेहतरीन योगा टीचर बनना चाहता है, तो आपसे ज़रूर संपर्क में आना चाहिए एक बार। और बहुत प्राउड होता है कि आप हमारे देश के एक ऐसे मतलब गोल्ड मैं कहूँगी कि एक ऐसे सोना है जो कि दूसरे देशों को जाकर चमका रहे हैं और दूसरे देशों में हमारा परचम लहरा रहे हैं।
तो आई होप हमेशा आप इसी तरीके से काम करिए। बहुत छोटे से हैं आप अभी और आगे आपको बहुत सारी उड़ान भरनी है। तो अगर आप भी संपर्क करना चाहते हैं तो ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे अच्छे योगा टीचर मैं नहीं कहूँगी, योगा आचार्य आपको नहीं मिलेंगे जो आज मैंने आपको बताया है। आप इनके बारे में जान चुके हो, इनके बारे में और जानना है तो मैं इनके वेबसाइट का डिटेल आपको दे दूँगी। आप इस पर जाके इनके बारे में और अच्छे से जान सकते हो और आगे चल के योगा सीख सकते हो, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड में। थैंक यू।